नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। और आज के हमारे खास मेहमान अग्रवाल वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष, उसके अलावा अग्रोहा धाम को नित नई ऊंचाइयों पर, नित नई बुलंदियों पर ले जाने वाले बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से आप व्यापारी वर्ग की, अग्रवाल वैश्य समाज की जायज़ मांगों के लिए निरंतर आप संघर्षरत रहते हैं, आप दिन देखते नहीं, रात देखते नहीं, जब भी कोई कॉल आपके पास आती है निरंतर आप उनके हितों की मांगों के लिए उनके बीच में मौजूद रहते हैं। तो किस प्रकार से ये संघर्ष का जज्बा गर्ग साहब में, किस प्रकार से, कहाँ ये ताकत, किसने, कैसे ताकत वो मिलती है आपको, इस प्रकार का उत्साह आप में नज़र आता है? देखिए, उत्साह तो भाइयों का शौक से होता है। जब हमारा परिवार, जो व्यापारी मेरा परिवार है, जिसमें 36 बिरादरी आती है, आज से नहीं 40 साल से मेरे को ताकत दे रहा है, मेरी इमदाद कर रहा है। उनके शौक के कारण ही आज पूरे हरियाणा की हमारी टीम, मैं अकेला नहीं जी। अगर मैं कहूँ मैं कर रहा हूँ, नहीं, मैं नहीं, मैं तो नाम रावण का होता है। क्या बात है। हमारी टीम पूरे हरियाणा के अंदर, शहर में, ब्लॉक में, मंडियों में काम कर रही है। और मैं मेरी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं ख़ास तौर पे प्रदेश के व्यापारी में आम जनता का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे टीम का हमेशा सहयोग दिया और मनोबल बढ़ाया। और हमारे टीम के जो जाबाज, जो मैं कहता हूँ हमारे पदाधिकारी है, प्रधान है, सिपाही है, वो जनता की हित के लिए रात दिन सड़क पर रहते हैं। मैं जींद की धरती पर बैठा हूँ, जी 2 शख्स मेरे सामने बैठे हैं। जी। कहना नहीं चाहिए, हमारा जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार, दोनों बैठे हैं। कहीं भी किसी के कील चुभ जाए, व्यापारी छोड़ो आप, व्यापारी तो है ही हमारा जी। कहीं नू कह दे भाई जींद के अंदर भी फलाने का तकलीफ हुई जी। और राजकुमार जी, महावीर जी को पता लगा, महावीर जी जुत्ती छोड़कर काम छोड़ देता है और वहाँ खड़े हो जाता है। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है, घर में काम होते हैं, बच्चे तकलीफ आ जाते हैं, बाहर जाना है, फोन आता है भी मैं कल तो जाऊँगा फरीदाबाद, और अगर पूछता हूँ कहाँ है, भाई झगड़ा होगा जो टाल कर दी। अपना काम छोड़कर जन सेवा का अंदर कार्य करना बहुत बड़ी बात है। ये टीम रात दिन कर रही है। बजरंग दास जी, आप एक्स चेयरमैन रहे हैं कॉन्फेड के, आप प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी के मजबूती से पक्ष रखते रहे हैं। जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल चल रहा है, क्योंकि आप व्यापारी हैं, आम जन में आपका बहुत मिलना उठना बैठना होता है। 2024 लोकसभा इलेक्शन का जिस प्रकार से व्यापारी पारखी होता है किसी भी चीज़ का, वो दाने दाने को देख के ये बता देता है ये दाना बिकने लायक है या नहीं है। क्या बजरंग दास गर्ग जी को 2024 के लोकसभा इलेक्शन का क्या ढंग नज़र आ रहा है? किस प्रकार से, क्या कोई बदलाव के बयार बह रही है? देखिए, आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ, आज मैं सामाजिक व धार्मिक काम के लिए जी। आज मैं व्यापारियों की जो समस्या थी, आम जनता की समस्या थी, हमारे प्रतिनिधियों ने, महावीर जी ने बुलाया, उसके लिए आया हूँ। मगर मैं आज राजनीतिक बात ना करते हुए, मेरे से कोई सामाजिक, धार्मिक, व्यापारी या आम जनता की समस्या की बात करोगे तो मैं अच्छे ढंग से जवाब दे पाऊंगा। क्यों, आज मैं राजनीति को बीच में नहीं घुसना चाहता। हाँ, जब कांग्रेस का प्लेटफॉर्म होगा, मैं हूँ कांग्रेस के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यापार मंडल में 36 बिरादरी काम कर रही है, 36 पार्टी के आदमी, सारे मेरे भाई है। व्यापारी हर बिरादरी का है, हर पार्टी का है, उसमें हमारा कोई राजनीतिक, उसमें सब हम एक हैं, एक होकर चलेंगे। और जहाँ जनता की हित की लड़ाई व्यापार मंडल लड़ रहा है, लड़ेगा, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की भी सरकार होगी। और कांग्रेस की सरकार के अंदर अच्छा फैसला नहीं हुआ, कोई गलत फैसला होगा, तो सबसे पहला विरोध करने वाला बजरंग दास गर्ग और हमारी टीम होगी, इसमें कोई दो। गर्ग साहब, आपकी सरलता बड़ी देखने लायक है। जिस प्रकार से आप कहते हैं मैं नाम तो रावण का है, आपने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कोई सामाजिक, कोई व्यापारी की समस्याओं के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं आपके साथ। जानना चाहते हैं
आप धर्म के काम से आप जुड़े रहे हैं, अग्रोहा धाम को नित नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, तो किस प्रकार से मतलब क्या विज़न आप लेके चले हैं अग्रोहा धाम को विश्व के मानचित्र पर, किस प्रकार से कहाँ तक उसको लेके जाने का विचार है? देखिए, अग्रवा धाम लगभग 30 एकड़ में बना हुआ है और बिल्कुल धाम के साथ लगते हुए अग्रवा धाम टिल्ला 125 एकड़ के अंदर वो टिल्ला है जो महाराजा अग्रसेन जी का महल होता था, वो टिल्ले के रूप में बदल चुका है। उसके चारों तरफ जमीन टिल्ले के साथ हमारा भवन, बराबर में पीछे भी हमारी जमीन, साइड में, तीनों साइड टिल्ले की जमीन अग्रवा धाम की है। और जहाँ तक कि अग्रवा धाम में 30 करोड़ की लागत से महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर भव्य म्यूजियम बन रहा है जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका और एक 1300 व्यक्ति का बैठने का एक म्यूजियम, सॉरी एटोटोरियम जी वो बनाया जा रहा है जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका। जी अब 400 आदमी एक साथ बैठ के खाने के लिए भोजनालय कक्ष बन चुका है और ये मुझे उम्मीद है 15-20 दिन के अंदर वो उसका शुभारंभ हो जाएगा। जी। सब सेंटर एसी और ये वहाँ शादियों के लिए वो लोग बहुत आ रहे हैं, तो वहाँ भी हमने एक बैंक्वेट हॉल और बना रहे हैं और वहाँ पर 280 कमरे बन चुके हैं, कंप्लीट है। और यहाँ तक कि सभी देवी देवताओं के मंदिर है, भव्य रूप से बनाए गए हैं और करोड़ों रुपए की लागत से उनका सुंदरीकरण का काम भी अग्रवा धाम में चल रहा है। और यहाँ तक कि अग्रवा धाम की राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इकाइयों का विस्तार हम कर रहे हैं। काफ़ी स्टेशन पे हमने हमारे इकाइयाँ चेंज की है, जैसे भिवानी चेंज की है, दादरी चेंज की है, नारनौल भी चेंज की है, कई जगह और हम चेंज करने जा रहे हैं। जहां इकाई थोड़ी कम काम कर रही है या पब्लिक इसके अंदर इंटरेस्ट कम जिन व्यक्ति को है उनको हम चेंज करके नया ढंग से और बना के विस्तार कर रहे हैं ताकि अग्रवाल समाज नहीं, बैस समाज नहीं, 36 बरादरी के हित के अंदर हमारा प्रतिनिधि काम करे। ये हम चाहते हैं समाज के माध्यम से जनता को सुविधा मिले, राहत मिले और किसी दुख के आदमी को उसको समय के ऊपर उसकी मदद करे समाज का व्यक्ति, ये हमारी कोशिश। जी गर्ग साहब, जिस प्रकार से सरकार सुशासन की बात करती है, कानून व्यवस्था के बारे में, राम राज्य की बात करती है, लेकिन वहीं आपका मन और विचार कुछ उससे सरकार से विपरीत, आपको विपरीत परिस्थितियां नज़र आती हैं। किस प्रकार से आपके विचार हैं कि क्या राम राज्य है, क्या मतलब जो ये कहते हैं सुशासन है, क्या आपकी टिप्पणी है उस पर? देखिए, ना तो हमारे सरकार से विचार कोई भिन्न है जी। जब मुख्यमंत्री कोई बनता है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, ना किसी पार्टी का। जी। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है तो हमारे भी मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर। मगर जहां लाइन ऑर्डर की स्थिति का सवाल आपने किया, जी, यही सवाल मैं आपसे ही पूछता हूं, लाइन ऑर्डर की स्थिति ठीक है क्या हरियाणा में? जींद में ठीक है क्या? सफीदों में ठीक है क्या? नरवाना में ठीक है क्या? उचाने में? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, हरियाणा में कोई ऐसा दिन बता दो आप जहाँ लूटपाट ना होती, फरोख्ती ना मांगी जाती हो, चोरियां ना होती हो। मतलब ऐसी स्थिति हरियाणा, जंगल राज है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना उद्योगपति सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है। हम क्या चाहते हैं? हम तो ये तो चाहते हैं भी जनता की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध जी सरकार करे और सरकार का धर्म बनता है, सरकार को करना भी चाहिए। जी। हमारा और क्या मांग है? हमने कोई परमिट कोटे मांग लिए क्या? और उसमें हम सहयोग करेंगे जी सरकार का। सरकार पुलिस प्रशासन हमसे नू कहे भी ये सहयोग चाहिए वो देंगे। पुलिस की भर्ती तो सरकार ने कर रही है और सरकार नू कह दे या पुलिस प्रशासन नू कह दे हमारे पास भाई गाड़ियों की कमी है, हमें बताए, हम शोरूम से नई गाड़ी करवा कर देंगे। क्या बात? नू कह दे मोटरसाइकिल राइडर की जरूरत है, हम दुआएंगे। मगर भाई पुलिस तो उन्होंने लगानी है। क्यों नहीं पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता बदमाशों के खिलाफ? क्यों नहीं चीरा लगाता? जी। बदमाशों को पकड़कर जेलों में ठोके और बदमाशियों का पक्का इलाज करना चाहिए। सिद्धू में कितने कत्ल हुए आपके सामने, कितनी लूटपाट हुई जी। जींद के अंदर नहीं हुए आपके सामने, एक कांड हो जींद के अंदर, ये आपको सबको पता है। मगर मैं यही चाहता हूँ कि जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करे। हम सरकार के इस काम के लिए साथ हैं, तन मन धन से पहले भी साथ थे।
आज भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। सरकार अच्छा काम करेगी तो व्यापार मंडल स्वागत भी करेगा, और गलत काम करेगी तो भाई उसके खिलाफ खड़े हैं, लाठी टेकना काम किया है और कराएं। जी गर्ग साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो कानून व्यवस्था है, ये जो फेलियर है, सरकार को ज्ञान नहीं है सरकार चलाने का। तो ज्ञान की पाठशाला कहाँ मिलेगी सरकार को कि वो उस ज्ञान को प्राप्त कर पाए और अच्छे से शासन चला पाए? देखिए, लाइन ऑर्डर ऊपर मैंने नहीं कहा जी मैंने कहा जल ज्ञान की जो बात है जी वो व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने की जी 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 वो चीज़ है। जी। आप मुझे बताओ, अगर किसी दुकानदार कमाई 100 रुपये हो, उस पर आप टैक्स 200 का लगा दोगे, वो दुकानदार फेल नहीं हो जाएगा? जी आपने क्या सुविधा दी 9.5 साल में? मैं जो आपसे सवाल आपने मेरे पूछा है, आप मुख्यमंत्री से पूछ लेना जी और किसी मंत्री से पूछ लेना, जी मतलब उससे आंकड़े से पूछना, जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, धूल में तीर ना मारे। जी। ये पूछे भी आपने कौन सी आइटम पे छूट दी? 1 रुपए की छूट 9.5 साल में नहीं दी। नए नए टैक्स लगाकर टैक्सों में बढ़ोतरी करके आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। आपको नहीं बता दूं, इस या निकम्मी ऐसी सरकार है जिसने सब्जी पर फल पे भी मार्केट फीस लगाकर गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। यह वह निकम्मी सरकार है, चीनी पे, दूध पे, दही पे, कपड़ा पे, लस्सी पर टैक्स लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला के साथ साथ तन का कपड़ा उतारने का काम भी इस सरकार ने किया है। यह निकम्मी सरकार, जब तकलीफ होती है, जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक टैक्स नहीं था, और आप नए नए टैक्स लगा रहे हो। किसके लिए लगा रहे हो? आप किसी गरीब आदमी जो एक कप चाय पीता है और उसमें चीनी डाल ले, उसके मुंह की मिठास छीन लोगे आप? कोई गरीब आदमी 10 रुपये मीटर कपड़ा पहन ले, उस पर भी आप टैक्स लगा दोगे? दूध दही लस्सी क्या चीज़ है? कभी सुना? दूध दही लस्सी पे भी टैक्स, इन्होंने उसको ही नहीं छोड़ा। ये तो भाई इस मामले के अंदर ये अनुभवी सरकार, मैं ये क्या चाहता हूँ, ये अनुभवी सरकार है। आपने पेट ही नहीं बढ़ा, आपने बैठ कर बढ़ा दिया। जिस पर 5% पेट करता उस आपने 18-28% लगा दिया, तो आपका पेट बढ़ता नहीं। अक्साइड ड्यूटी पेट्रोल डीजल आपने अनाप शनाप कर दी तो पेट बढ़ता नहीं। पेट्रोल डीजल आपने वो बैठ कर बढ़ा दिया तो आपका पेट बढ़ता नहीं। भाई कैसे पेट बढ़ेगा? है ये बात। गर्ग साहब, अगर मैं एक अंतिम क्वेश्चन आपसे ना पूछूं तो ये मेरा इंटरव्यू करने का मकसद हल नहीं होता है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति बनने को 2047 का 2030 का लक्ष्य भारत सरकार रखे हुए है, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप व्यापारी हैं, आप ज़मीनी स्तर पर हर आम जन तक आपकी पहुंच है, पकड़ है, क्या लगता है कि ये आंकड़ा दिखावा है या वास्तव में वहाँ तक पहुँचने जा रहे हैं हम? मैं आपके चैनल पर कुछ बोल लूँगा ना, और जो आपके दर्शक देखेंगे वो भी हंसेंगे। 1966 जी जब हरियाणा अलग बना, 2014 तक 48 साल के अंदर हरियाणा की जनता पर 70,000 करोड़ का सिर्फ टैक्स था। जी सिर्फ जी 48 सालों में। जी। और आप 9.5 साल के आंकड़ा ले लोगे जी 4,51,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा प्रदेश की जनता ने के ऊपर इस निकम्मी सरकार ने चढ़ा दिया। कहाँ गया पैसा? इन्होंने कर्जा ले लेकर मलाई खाने का काम किया। छूट आपने 2 रुपए की दी नहीं, विकास आपने करा नहीं, जींद में कोई एक यूनिवर्सिटी आपने बनाई नहीं, इंडस्ट्री जोन आपने बनाया नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर आपने बनाया नहीं, नई ऑटो मार्केट आपने बनाई नहीं, तो पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाई सरकार। आपके सामने है, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। जी साथ को हाथ थोड़ी है, मेरे आंकड़े को कोई चैलेंज कर दे, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। ये स्थिति है। तो आपको पता ही आर्थिक बोझ जनता पर डाला, और यहां तक कि हरियाणा की जनता के ऊपर कर्ज बढ़ाने का काम किया। कर्ज बढ़ाकर मलाई खाने के सिवाय कोई काम नहीं किया। सरकार को सोचना चाहिए, कर्ज घटाते हैं बढ़ाते हैं? घटाना चाहिए। बजट के अंदर 6,000 करोड़ का बजट तो बढ़ा दिया वार्षिक का, आंकड़े दे लेना। जी जी। कर्जा 34,000 करोड़ बढ़ा दिया। अरे यार 6,000 करोड़ तो तुम बजट में बढ़ा रहे हैं। इनकम बढ़ा नू कब है? हमने 80,000 करोड़ को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं जी।
और 80,000 करोड़ जनता को आप गरीब क्यों बना रहे हो? जी, उनको रोजगार दें। रोजगार साधन संपन्न बनाओ। जी। 5 किलो गेहूं के अंदर आप उसको जनता को खरीदोगे क्या? मैं ये समझे 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 80 करोड़ लोगों को सरकार रोजगार दे, और आप रोजगार नहीं दे सकते। आप व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के काम करें ताकि व्यापार और उद्योग के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार मिले। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में भी कहा था, भाई सरकार व्यापार व उद्योग को बढ़ाने का काम करे और व्यापारी को सुविधा देगी। हरियाणा में एक भी व्यक्ति आपको बेरोजगार नहीं मिला, सबको रोजगार मिलेगा, ये मेरी गारंटी। चलिए गर्ग साहब, जाते जाते जो प्रदेश भर की देश भर की जो जनता है, जो व्यापारीगण है, आम जनमानस है, उनको जाते जाते संदेश देते चलिए किस प्रकार से हम एक आदर्श हरियाणा, आदर्श भारत और एक विश्व गुरु के तरफ कैसे हम अपने बढ़ते कदम ले चले ताकि दोबारा से हमारा वही परचम लहरा पाए। जी देखिए, विश्व गुरु की बात आपने बता दी। जी सोने की चिड़िया जी, देश कब कहता था, कब बना था? आज़ादी से पहले। किसके राज में बना था, किस समय का बना था, वो आपको पता है। जी वो हमारे समाज के, वैश्य समाज के व्यक्ति थे। जी। उस समय में सोने की चिड़िया बाहर देश को आता था जी और एक आपसी भाईचारा था। जी और आपसी भाईचारे की जो आप बात कर रहे हो, देश में समाजवाद को बढ़ावा भी महाराजा अग्रसेन जी ने दिया जी और गरीबों को ऊंचा उठाने का काम भी महाराजा अग्रसेन जी ने किया जी। और छोटे बड़े की दूरी भी खत्म करने का महाराजा अग्रसेन जी ने किया। मेरी देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, जो व्यापारी है, किसान है, कर्मचारी, मजदूर है, सब हम एक है। हम सब भाईचारा के साथ रहें, मिलजुल के साथ रहें। हमने देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है और एकजुट होकर काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बजरंग दास गर्ग जी। मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। जिस प्रकार से गर्ग साहब ने बड़ी बेबाकी से, बड़ी निडरता से हर बात का बेबाकी से जवाब दिया और समाज के सामने एक श्वेत पत्र लाने का एक मंशा जाहिर की है कि वास्तव में निश्चित तौर पर जो जिस प्रकार से एक कर्ज बढ़ा है सरकारी आंकड़ों पर, सरकार पर, आम जनता पर, इस पर निश्चित तौर पर सरकार एक श्वेत पत्र भी लाए ताकि पता लगे कि कितना सदुपयोग सरकार ने सुशासन लाने में किया है। क्या कहीं ये कोरी बातें ही तो नहीं, क्या वास्तव में हम राम राज्य की परिकल्पना को मूर्त रूप दे पा रहे हैं या सिर्फ खोखले वादे ही हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।